आपका डे 3 के साथ में जिन बच्चों के भी 4th सेमेस्टर के ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाले हैं, कहने के लिए ये सीरीज ऑब्जेक्टिव है, लेकिन इतना डिटेल में बता रहे हैं कि भाई सीरीज को देखते देखते ही आपका सब कुछ तैयार हो जाएगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ और ऐसे क्वेश्चंस जो पेपर में बिल्कुल आते ही आते हैं भाई, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमने जो आज लिया है ये पिछले साल के पेपर में आया हुआ है। द प्रेजेंस ऑफ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द नाइट्रोजन एटम कैन बी एक्सप्लेन्ड बाई। ध्यान से समझिए पहले तो कि भैया देखो ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का नंबर कितना होता है? 7 होता है। जब हम लोग इसका विन्यास बनाते हैं तो विन्यास बनता है 1s2 2s2 2p3, ठीक है भैया। तो p में टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, p में ऑर्बिटल होते हैं भाई 3। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक डब्बे को कहते हैं ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक सीधा यानी क्लॉकवाइज, एक उल्टा यानी एंटी क्लॉकवाइज। टोटल p में 3 डब्बे बनते हैं यानी 3 ऑर्बिटल बनते हैं। नाइट्रोजन में p के पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो भैया 1 2 और ये 3, तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? बिना जोड़े के इलेक्ट्रॉन हैं। तो यही लिखा है द प्रेजेंस ऑफ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द नाइट्रोजन एटम कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय। ये जो बिना जोड़े के इलेक्ट्रॉन हैं इन्हें आप किसके द्वारा, कौन से नियम के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हो? तो वो नियम होगा भैया हुंड का नियम। क्यों हुंड का नियम क्यों होगा भाई? क्योंकि हुंड ने कहा था एक डब्बे में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दोनों की स्पिन अपोजिट होगी, यानी एक क्लॉकवाइज होगा एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। और ऐसा नहीं हो सकता है कि 3 इलेक्ट्रॉन है तो पहले आप 1 2 यहां भर दो फिर तीसरा यहां भरो, नहीं। हुंड ने यह बात बताई कि पहले क्या किया जाएगा, पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। और कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे घर में जब कन्या खिलाई जाती है ऐसा थोड़ी होता है सारी पूड़ी लाए एक लंगूर के ऊपर लौट दी, ऐसा नहीं होता है भाई। सबसे पहले लंगूर देवता के पैर छुए जाते हैं, फिर पड़ोस में सबको एक एक पूड़ी मिलती है, फिर दोहराया जाता है। बच्चे कहते हैं हम नहीं खाएंगे, मम्मी तब भी कहती नहीं सबको एक एक पूड़ी लेनी पड़ेगी, खाना या ना खाना, तो दोहराया जाता है। उसी तरीके से पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर रिपीट यानी पेयरिंग होगी। अगर बाई चांस 4 होते तो यहां फिर यहां आता, फिर यहां आता, फिर यहां आता, लेकिन यहां पे 4 है नहीं। तो तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये बात किसने बताई थी? हुंड ने बताई थी कि इलेक्ट्रॉन हमेशा जोड़े में होंगे, लेकिन जोड़े में होने के लिए उतने इलेक्ट्रॉन हो भी तो पहले एक एक भरा जाएगा, फिर दोबारा से उनकी पेयरिंग होगी भाई, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज वेरीफाइड बाय। देखो भैया वेव नेचर के बारे में बताया था डी ब्रॉगली ने, लेकिन उसे प्रयोगों द्वारा सिद्ध किसने किया? तो उसे सिद्ध किया था 2 आदमी थे, डेविसन और जर्मर। इनका पूरा एक्सपेरिमेंट है जो एक्स रेस की सहायता से होता है भैया, ठीक है। थ्योरी में पढ़ाएंगे, फिलहाल इन्होंने वेरीफाई किया था इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा। डेविएशन और जर्मर का एक्सपेरिमेंट कहलाता है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज वेरीफाइड बाई भैया, ठीक है। किसने? डेविएशन और जर्मर के द्वारा। तो तरंग सिद्धांत, वेव नेचर का मतलब समझते हो, हिंदी भी थोड़ा सा बताते चलते हैं। वेव नेचर मतलब तरंग सिद्धांत। तरंग क्या होती है? जिसमें तरंग दैर्घ्य होती है, वेव लेंथ होती है। 1 सेकंड में तरंग जो दूरी चलती है उसे तरंग दैर्घ्य कहते हैं भाई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को किसने बताया? तो डेविएशन और जर्मर ने बताया था भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच क्वांटम नंबर इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ध्यान से समझिए, जो सबसे पुराना परमाणु का मॉडल था। परमाणु क्या होता है? दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु का जो सबसे पुराना पहले वाले मॉडल थे वो रदरफोर्ड ने दिए थे, नील बोर ने दिए थे, सोमरफेल्ड ने दिए थे, टॉमसन ने दिए थे। लेकिन जो नया वाला मॉडल दिया गया परमाणु से रिलेटेड वो दिया था श्रोडिंगर ने। किसने दिया था भाई? श्रोडिंगर ने दिया था। और यहीं यह पूरा कॉन्सेप्ट चला कि भैया जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जब वो बहुत तेजी से चलते हैं तो अपने पीछे तरंग छोड़ते हुए जाते हैं, यानी वो पार्टिकल तो होते ही हैं लेकिन साथ में वेव नेचर भी दिखाते हैं। और इस कॉन्सेप्ट पर इन्होंने अपनी इक्वेशन दी थी जिसे कहा गया था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इस इक्वेशन से हम लोग केवल 3 क्वांटम नंबर्स को निकाल सकते हैं। हमने आपको बताया टोटल क्वांटम संख्याएं कितनी होती हैं, तो 4 होती हैं। कौन कौन सी? एन एल एम एस, प्रिंसिपल एजीमुथल मैग्नेटिक स्पिन, मुख्य दिगंशी चुंबकीय चक्रण। 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं, जिनमें से जो चौथी वाली है उसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से कैलकुलेट नहीं कर सकते भैया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन भैया कहीं ना कहीं पेपरों में आए हुए हैं।
द ऑर्बिटल विद n इक्वल्स टू 3। कह रहे अगर n की वैल्यू, जो मुख्य क्वांटम संख्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर 3 है, l यानी एजीमुथल मतलब दिगंसी क्वांटम संख्या की वैल्यू 2 है, तो कौन सा ऑर्बिटल होगा? ये लिखना सीखना पड़ेगा, समझो मेरे भाई। जब भी कभी लिखा होता 1s 2s 3p 3d 4d कुछ भी लिखा होता है, तो ये जो पास में लिखा होता है, समझिए, ये जो पास में लिखा होता है 1 2 3 4, ये सब मान किसके होते हैं? n के मान होते हैं। तो अगर ये कह रहा है n की वैल्यू 3 है, तो मतलब 3 तो लिखना ही पड़ेगा। फिर सर जी ये d कहां से लाएंगे? तो हमने आपको पिछली वीडियो में एक टेबल बताई थी कि आप ऐसे करके याद रखना, s p d f। पिछली वीडियो में बता चुके हैं sp df क्या होते हैं? ऑर्बिटल होते हैं जहां इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना होती है, यानी जहां पे इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। और l की वैल्यू इनके s के लिए 0 होती है, p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है और f के लिए 3 होती है भाई, ठीक है। तो आप चेक कर लोगे भैया कि n का मान 3, तो 3 तो लिखना ही पड़ेगा, और l का मान 2 है, तो अगर l 0 होता तो यहां s लिख देते, l 1 होता तो यहां p लिख देते, l का मान 2 है तो यहां पे क्या लिख देंगे भैया? d लिख देंगे। यानी ये जो ऑर्बिटल जिसके लिए n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 2 है, वो ऑर्बिटल कौन सा होगा? तो 3d ऑर्बिटल होगा भैया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन द सिंबल साई। भैया जो श्रोडिंगर की इक्वेशन होती है उसमें साई जो है वो वेव फंक्शन होता है, तरंग फलन होता है, और इसके बराबर में चलता है ऐसे डेल एक्स अपान, इस तरीके से पूरी इक्वेशन चलती है जो आगे आपको बताएंगे। लेकिन ओवरऑल बात करें तो इसमें जो साई होता है ये तरंग फलन होता है, यानी जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं वेव फंक्शन भाई, ठीक है। तो श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन में जो साई है वो हमें क्या दिखाता है? वेव फंक्शन यानी तरंग फलन को दिखाता है भाई। फिर एक क्वेश्चन है भैया, जरा ये समझिए, क्वेश्चन है प्रेजेंस ऑफ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द नाइट्रोजन एटम कैन बी एक्सप्लेन्ड। अच्छा, ये तो वही क्वेश्चन आ गया जो ऊपर हमने लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम एंटर्स इनटू 4s ऑर्बिटल। समझिए, पहले तो हम पोटेशियम का विन्यास बनाते हैं। पोटेशियम का मतलब क्या हो गया? K। पोटेशियम का नंबर होता है 19, ध्यान से समझिए। इसका विन्यास बनता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, ठीक है। ये इसका विन्यास है। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 1 19। पोटेशियम का नंबर कितना है? 19 नंबर है। ये इसका हमने विन्यास बना दिया। द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम का आखिरी इलेक्ट्रॉन 4s ऑर्बिटल में बिल्कुल भर रहा है, 4s ऑर्बिटल में जाता है। इट हैज वैकेंट 3d ऑर्बिटल, क्योंकि 4s के बाद अगला ऑर्बिटल क्या आता है? 3d आता है। इन्होंने कहा कि भैया इसके पास 3d ऑर्बिटल तो है, अगर ये चाहें तो 3d में इलेक्ट्रॉन जा सकता है, तो फिर 4s में क्यों आता है? तो जब ये 4s में जाता है तो ये फैक्ट किसके आधार पर ठीक है? तो भैया देखो, यहां पे 2 फैक्ट की हम बात करेंगे, ध्यान से मेरी बात समझना। फैक्ट ये है कि भैया जो आफबाउ का नियम है अपना, पहली बात तो ये हो गई आफबाउ का नियम। आफबाउ का नियम क्या कहता है? गाने से याद कर लो जो लोग पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, वरना कभी ना कभी हमने आपको सिखाया ही होगा। ये होता आफबाउ का नियम। अरे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d10। जो लोग पहले से पढ़ रहे हो, हमने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में सिखाया था, जरा गला सुर लगाना पड़ेगा। अरे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d10। मतलब क्या है? ये आफबाउ का नियम है। जहां तक विन्यास बनाना हो, मान लिया 10 का बनाना है तो गाना गाओ, अरे 1s2 2s2 2p6 2 2 4 6 10 हो गया, बस यहीं तक बनेगा। मान लिया 20 का बनाना है तो गाओ, अरे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। बस 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2 20 का विन्यास बन गया मेरे भाई। तो ये आफबाउ का नियम होता है, और आफबाउ का नियम कहता है कि 4s पहले आएगा, 3d बाद में आएगा। इस वजह से पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन जा रहा है 4s में। साथ ही साथ एक चीज और भी है, जिसके लिए n+l की, अभी एक नियम होता है n+l का नियम, रूल ऑफ n+l। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब जिसके लिए n+l की वैल्यू कम होती है उसे पहले भरा जाएगा। आओ चेक करते हैं। हमने लिख दिया 4s, हमने लिख दिया 3d। अगर तो भैया 3d की वैल्यू कम होगी तो इसे पहले भर देंगे, लेकिन आओ चेक भी तो करें। हमने आपको सिखाया जो पड़ोस में लिखा है, समीप लिखा है, कने लिखा है, नियर लिखा है, बगल में लिखा हुआ है, वो n का मान है।
तो यहाँ n का मान कितना है भैया 3 है। टेबल बताई S P D F 0 1 2 3। S के लिए मान कितना है 0 है, लो L का मान 0 हो गया। D के लिए मान कितना है 2 है, लो 2 मान हो गया। जोड़ दो n प्लस L तो 4 और 0 कितना, इसके लिए n प्लस L का मान कितना आ गया 4, 3 और 2 कितना आ गया 5, तो n प्लस L की वैल्यू इसके लिए कितनी आ गई 5। कम कौन है 4s के लिए n प्लस L का मान कम है, इसीलिए 4s को पहले भरा जाता है। तो n प्लस L का नियम ये कहता है कि जिस ऑर्बिटल के लिए n प्लस L का मान कम होगा उसे पहले भरा जाएगा। ये कॉन्सेप्ट चलता है भाई, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये कुछ क्वेश्चन हम बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं उठा रहे हैं, हम चाहें तो एक वीडियो में 100 क्वेश्चन उठा के और बस ये है करके खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जिन भी बच्चों के हमने पोल डाला था तो लगभग 90% लोग अब कह रहे हैं कि उनके पेपर ऑब्जेक्टिव ही होंगे, तो ये सीरीज आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। 9 बजे वीडियो आएगी जिस दिन भी 4th सेमेस्टर की वीडियो पढ़ रही है। अभी लोग व्यस्त हैं, कुछ के पेपर नहीं हो पाए तो एक आध दिन गैप हो सकता है, पर ना डेली 9 बजे वीडियो 4th सेमेस्टर की मिलेगी। बाकी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, अगर आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव है, आपको ज़्यादा भटकना नहीं है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ पूरा एक कॉम्बो, अगर आप 2nd में हो, 4th में हो, 6th में हो, सब कुछ कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक कोर्स में बना दिया है। सिर्फ 999 रुपये में आपको मिल जाएगा इंक्लूडिंग जीएसटी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके उसे ज्वाइन कर लेना। और सिर्फ अगर ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, ज़्यादा गहरे वहरे के चक्कर में नहीं पढ़ना है, तो फिर कलेश खत्म करो। ये सीरीज आपके लिए पर्याप्त है, सब्सक्राइब करके रख लेना, वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू भाई, धन्यवाद।